हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। CSS और CCE 2025 जो हैं उनके लिए मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का रिवीजन क्लास शुरू किया था, जिसका पार्ट 1 इसी चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन विज़िट इट। और ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है। और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने पहले कवर किए हैं और जो आज वाली वीडियो में कवर होंगे, दीज आर फ्रॉम पास्ट पेपर्स स्पेसिफ़िकली। जो चीज़ें हमारे जनरल साइंस वाले पोर्शन में पूछी गई हैं प्रीवियस के 2-3 सालों में, मैंने उनको ही समराइज़ करके एक किस्म के नोट्स तैयार किए हैं, जिनमें मैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, उनमें क्या क्या लिखना है, वो सब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा भी। और एक किस्म से आपके वो टॉपिक्स भी क्लियर होंगे और आपका एक ही मतलब इन 2 वीडियोज़ में आपका पूरा रिवीजन कवर हो जाएगा जनरल साइंस वाले पार्ट में। ठीक है, जनरल साइंस वाले पार्ट में आते हैं पहले सवाल पे। वाई डू वी नीड टू स्लीप, ये क्वेश्चन आ चुका है CCE में। इसका डिटेल बताना है कि हमें नींद की ज़रूरत क्यों होती है। CSS में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं, स्पेसिफिक सवाल होते हैं, बट SPSC ऑफ्टन टाइम्स ब्रिंग्स वेरी क्रिएटिव क्वेश्चंस। तो पहले वाले क्वेश्चंस में वाई डू मतलब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, या फिर सुपरनोवा क्या होता है, ओशन में टाइड्स क्यों होती हैं, ये पहले मैंने कवर कर दिए हैं। और शाम के टाइम पे हमें शाम के टाइम और सुबह के टाइम पे आसमान हमें ऑरेंज या फिर रेड क्यों दिखाई देता है, और सुबह के टाइम ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो इस किस्म के सवाल SPSC अक्सर औकात पूछती है। तो वो वाले सारे के सारे मैंने पहले पार्ट में कवर कर दिए हैं। आज वाला पहला सवाल है, वाई डू वी नीड टू स्लीप। इसका आपने मल्टीपल हेडिंग्स में जवाब देना है। ठीक है, ये तो रिवीजन क्लास है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा चीज़ों को, बट यू हैव टू कीप थिंग्स डिटेल्ड। पहले स्लीप का बताना है कि स्लीप क्या है। स्लीप इज़ एन एक्टिव इसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल और लाजमी प्रोसेस है, रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। अगर कोई बंदा नींद नहीं करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, उसका ब्रेन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। और कॉग्निटिव फंक्शन, हमारे दिमाग के फंक्शन के कॉग्निटिव फंक्शन के लिए भी नींद लाजमी है, और हमारी हेल्थ के लिए ओवरऑल भी नींद लाजमी है। ठीक है, ये एक इसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है नींद। और वाई डू वी नीड टू स्लीप, उसके ये आंसर्स हैं कुछ। सेल्यूलर रिपेयर, इम्यून रेगुलेशन, मेटाबॉलिक कंट्रोल, ब्रेन रेस्टोरेशन एंड मेमोरी कंसोलिडेशन। इनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, मेमोरी कंसोलिडेशन और ब्रेन रेस्टोरेशन। ड्यूरिंग स्लीप द ब्रेन रिकॉग्नाइजेज एंड आर्काइव्स मेमोरीज, processes information learned during the day, and clears out metabolic waste products via the glymphatic system, including toxins linked to neurodegenerative diseases. जब हम नींद करते हैं तब उसके दौरान जो भी हमने दिन पूरे में देखा, किया, सुना, वो सारा का सारा आर्काइव्स मेमोरी में हमारे चला जाता है। उसको हमारा जो ब्रेन है ड्यूरिंग आवर स्लीप उसको प्रोसेस करता है और उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, उसको स्टोर करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी एक्टिव हो जाता है, जिसमें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग आवर स्लीप। उसके बाद सेलुलर रिपेयर, मतलब अब अगर हमें कोई इंजरी हुई है, अगर हमें कोई टिश्यू हमारा रप्चर हो गया है, हमारा कोई मसल रप्चर हो गया है, या इंजरी है कुछ, या फिर सिंथेसाइज प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, वो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी को हील करने की ज़रूरत होती है, रिकवर करने की ज़रूरत होती है, वो ड्यूरिंग स्लीप पूरी होती है। ठीक है, तो द बॉडी इंटर्स एन एनाबॉलिक स्टेट ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, ये आपने याद रखना है। द बॉडी इंटर्स एन एनाबॉलिक स्टेट ड्यूरिंग स्लीप, रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन्स। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनका काम क्या होता है, जो टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं, मसल्स को बिल्ड करते हैं और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और काम है जो नींद के अंदर होता है, दैट इज़ इम्यून रेगुलेशन। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रेगुलेट हो जाता है। स्लीप स्ट्रेंथन्स
Sleep strengthens the immune system by releasing cytokines, which help the body fight inflammation and infections. हमारी जब हम नींद करते हैं तो जो हमारे इम्यून सिस्टम में साइटोकाइंस होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और ये जो होते हैं ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू फाइट इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस। ठीक है, कोई भी हमारे जिस्म में इन्फेक्शंस होंगे और अपन ने कोई दवाई वगैरह ली होगी तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे साइटोकाइंस। उसके बाद लास्ट है हमारा मेटाबॉलिक कंट्रोल, वो भी हमारा ड्यूरिंग स्लीप हो जाता है। इट रेगुलेट्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिटाइट, जो हमारी हंगर होती है, भूख होती है, हमारी हार्मोन्स जो होते हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं। कौन से दो हार्मोन्स हैं? लेप्टिन और ग्रेलिन। ये दोनों हार्मोन्स रेगुलेट हो जाते हैं ड्यूरिंग स्लीप, एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारी हो जाती है, प्रोटेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर एंड मेटाबॉलिक हेल्थ। और जो हमारी दिल की हेल्थ है और हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ है, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है ड्यूरिंग स्लीप। दिस इज़ वाई वी नीड टू स्लीप। ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कवर हो गया। उसके बाद व्हाट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, को क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। व्हाट मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, हमारे बोन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, और ये पूरा का पूरा स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन होता है जो बहुत ही ज़्यादा वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है टू सस्टेन लाइफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बोन स्ट्रेंथ रिलाइज ऑन स्पेशलाइज्ड कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग टिश्यूज एंड मिनरल्स। तो बोन्स जो स्ट्रेंथ है बोन्स की, वो रिलाई करती है ऑन टिश्यूज़ एंड मिनरल, लिविंग टिश्यूज़ एंड मिनरल्स। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं? वो हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जिनको हम मिनरल मैट्रिक्स भी कहते हैं। रफली 65% ऑफ बोन मास कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल क्रिस्टल्स। जो हमारा 65% बोन मास है उसमें मतलब बोन मास जो है हमारा, उसका 65% इनऑर्गेनिक मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं, और प्राइमरीली हाइड्रो ऑक्सीएपेटाइट होते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। दिस इज़ वाई कैल्शियम फॉस्फेट इज़ एसेंशियल फॉर bone strength. This mineral density provides bones with hard, rigid strength to withstand compressing forces. तो ये जो है इनकी मिनरल डेंसिटी जो होती है ये हड्डियों को स्ट्रेंथ देती है, उनको हार्ड बनाती है, उनको रिजिड बनाती है। तो उनके ऊपर कोई भी कंप्रेसिंग फोर्स पड़ेगा तो वो उसको विथस्टैंड कर लेंगे, उसको सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक मैट्रिक्स आ जाती है, कोलेजन। मतलब ये एक तो हो गया कैल्शियम और फॉस्फोरस, उसके बाद एक कोलेजन फाइबर भी कहते हैं इसको, और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बोन इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटीन्स। जो 65 बायोमास था, बोन मास था, वो मिनरल्स का बना हुआ था, हाइड्रोक्सीएपेटाइट का बना हुआ था, और दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक प्रोटीन्स, प्राइमरीली कोलाजन। मतलब कोलाजन प्रोटीन जो है, कोलाजन फाइबर जो है, वो रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, ऑफ दी 35%, बाकी जो रिमेनिंग बचता है। दिस प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क गिविंग बोन्स रेजिलियंस सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब इम्पैक्ट विदाउट स्नैपिंग ईजीली। अब जो हड्डी होती है कोई भी, वो टूटने से जब मतलब वो नहीं टूटती, वो स्नैप नहीं होती, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कोलाजन प्रोटीन जो है उसको एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क देती है। थोड़ा बहुत जो बोन्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है वो उसको रेजिलियंस देता है, ताकि वो स्नैप ना हो जाए, वो टूटे ना। वरना देखें आप कि ये एक हमारे जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। कोई भी हार्ड चीज़ होगी, उसके ऊपर वज़न पड़ेगा तो वो ऑब्वियसली टूटेगी। बट हमारे बोन्स को ये एडेड एडवांटेज होता है कोलाजन का, जो उसे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसकी वजह से वो स्नैप नहीं होते, टूटते नहीं।
उसके बाद सेल्यूलर मेंटेनेंस जो है वो भी बोन्स को, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सेल्यूलर मेंटेनेंस, स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट्स व्हिच बिल्ड बोन। ये हमारे बोन सेल्स हैं ओस्टियोब्लास्ट, इनका नाम याद कर लें, ओस्टियोब्लास्ट। ये बोन्स को बनाने वाले सेल्स होते हैं। एंड ओस्टियोक्लास्ट्स व्हिच रीमॉडल बोन, मतलब जो टूट गए हैं या रीजनरेट हो रहे हैं, तो सॉरी, बोन्स रीजनरेट नहीं होते, तो उनको रीमॉडल करने के लिए भी ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, और उनको बनाने के लिए होते हैं ओस्टियोब्लास्ट। कंटिन्यूसली रिपेयर माइक्रोस्कोपिक डैमेज, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ही माइनर सा डैमेज होता है बोन्स के अंदर, वो ये दोनों किस्म के सेल्स रिपेयर कर लेते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं, कीपिंग द स्केलेटल सिस्टम स्ट्रॉन्ग। Vitamins like vitamin D essential for calcium absorption and vitamin K are also critical। तो ये vitamins के अलग से आप मेंशन कर सकते हैं कि vitamin K और vitamin D जो हैं ये भी बोन्स को हमारी स्ट्रेंथ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी स्वेट, पसीना क्यों आता है हमें, वाई डू वी स्वेट। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैं थोड़ा बहुत पहले उनको डिफ़ाइन करता हूँ, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने थोड़ा बहुत उस प्रोसेस को बता देना है कि प्रोसेस क्या है वो। जैसे बोन्स की स्ट्रेंथ को बता दिया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत स्वेटिंग को भी थोड़ा बताना है कि वो क्या है असल में। कि स्वेटिंग इज़ प्राइमरीली फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म फॉर थर्मो रेगुलेशन मेंटेनिंग ए स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। थोड़े बहुत हमने स्वेटिंग को बता दिया कि वो स्वेटिंग क्या होती है। स्वेटिंग जो है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी एक्सर्ट करती है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट हो जाता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमारे अंदर भी टेम्परेचर वो हाई होता जा रहा है, तो हमारी बॉडी एक स्वेटिंग का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म शुरू करेगी, जिससे हमारे जिस्म के अंदर जो पोर्स होते हैं टाइनी स्किन के अंदर, उनसे वो जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो निकल जाएंगे, और इससे हमारा जो एक थर्मो रेगुलेशन हो जाएगी, मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाएगा। उसके बाद व्हेन योर इंटरनल टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू हॉट वेदर, किसी भी वजह से, हॉट वेदर की वजह से, फिज़िकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस या फिर बीमारी की वजह से, द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन का हिस्सा है हाइपोथैलेमस, वो सिग्नल देता है, सिग्नल्स द एक्राइन एंड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम है इक्राइन एंड एपोक्राइन, टू सीक्रेट फ्लूइड मोस्टली वाटर एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट ऑन टू द स्किन सरफेस। अच्छा, मतलब हमारे ब्रेन का हिस्सा है हाइपोथैलेमस, वो सिग्नल भेजता है थ्रू न्यूरॉन्स हमारे स्वेट ग्लैंड्स को, इक्राइन एंड एपोक्राइन। क्या सिग्नल होता है कि वो हमारी स्किन के ऊपर, स्किन के सरफेस के ऊपर फ्लूइड सीक्रेट करे, जिसमें मोस्टली पानी हो और थोड़ा बहुत अमाउंट हो नमक का, इसीलिए हमारा जो स्वेट होता है वो नमकीन होता है। एज द लिक्विड स्वेट अब्जॉर्ब्स एम्बिएंट बॉडी हीट, इट अंडरगोज अ फेज चेंज एंड एवापोरेट्स इनटू द एयर। मतलब जो हमारी बॉडी से पानी निकलता है स्वेट के फॉर्म में, पसीना निकलता है, वो बाहर निकलने के बाद वो एवापोरेट हो जाता है हवा में। दिस एवापोरेशन कैरीज हीट अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो एवापोरेट होता है, इससे हमारी बॉडी से हीट भी निकल जाती है, गर्मी भी निकल जाती है। सक्सेसफुली कूलिंग डाउन द ब्लड वेसल्स बीनीथ द स्किन एंड प्रिवेंटिंग लीथल ओवर हीटिंग हीट स्ट्रोक। तो इससे सक्सेसफुली हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओवर हीट होने से रुक जाती हैं, और हमें हीट स्ट्रोक लगने से भी, लीथल ओवर हीटिंग से भी हम बच जाते हैं। दिस इज़ वाई स्वेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग समर्स और एक्सरसाइजिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई मेटल्स आर शाइनी इन नेचर, प्लीज़ एक्सप्लेन। जो मेटल्स होते हैं उनके सरफेसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स शाइनी होते हैं, इसका रीज़न क्या है?
इसके मल्टीपल रीजंस हैं। मेटल्स आर शाइनी, उनके ऊपर मेटेलिक लस्टर होता है ड्यू टू देयर यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि उनके पास एक यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर मेटेलिक लस्टर लग जाता है। स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड बाय द मेटेलिक बॉन्डिंग मॉडल। जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसमें हमें पता लगता है। और द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब उनकी जो वैलेंसी होती है ओपन होती है, और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल में मूव करते रहते हैं। उनके पास एक किस्म का सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इन अ मेटेलिक लेटाइस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड टू एनी इंडिविजुअल एटम। ठीक है, जो खाली वैलेंसी होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल एटम से बंधे हुए नहीं होते, बाउंड नहीं होते, बॉन्डिंग नहीं होती उनकी। इंस्टेड दे आर डीलोकलाइज्ड एंड कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द एंटायर स्ट्रक्चर। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, वो एक जगह बंधे नहीं होते। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। व्हेन एम्बिएंट लाइट फोटॉन्स hits the surface of a metal, these highly mobile free electrons easily absorb the energy of the incoming light wave and vibrate rapidly. अब होता क्या है कि जब लाइट इमिट होती है, और लाइट होती है फोटॉन्स के फॉर्म में, और जब ये किसी मेटल के ऊपर पड़ती है तो चूँकि ये मेटल्स हाईली मोबाइल होते हैं, मूव करते रहते हैं, तो ये उस हीट को, उस लाइट को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। और जब वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं रैपिडली। इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग दिस एनर्जी इनवर्ड और अलोइंग इट टू pass through as transparent materials do, the oscillating electrons instantly re-emit, reflect the light waves at virtually the same frequency and intensity. अब क्या होता है कि ये इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर तो ली, पर ये उसके बाद उसको अंदर वाले सिस्टम में पास थ्रू नहीं करते। इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो उसको सेम इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वापस से री इमिट कर देते हैं, वापस से उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से एक शाइनी अपीयरेंस आ जाती है उन इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, उन सारे के सारे मेटल्स की शाइनी अपीयरेंस हो जाती है, क्योंकि वो हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, बट उसको अंदर वाले सिस्टम में पास थ्रू नहीं करते। वो उसको सेम इंटेंसिटी के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वापस री इमिट कर देते हैं। दिस इज़ वाई द मेटल्स अपीयर शाइनी। उसके बाद व्हाट प्रॉपर्टीज गिव द डक्टिलिटी इन अ मेटल। अब मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, तो वो उन्हें कैसे मिलती है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। पहले देखते हैं डक्टिलिटी जो है ये कैसे फंक्शन करती है। डक्टिलिटी इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट अलाउज अ मटेरियल टू बी ड्रॉन, स्ट्रेच्ड और डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली इनटू थिन वायर्स विदाउट फ्रैक्चरिंग। मेटल्स पजेस दिस ड्यू टू, मतलब ये डक्टिलिटी जो होती है ये जिस भी मेटल में हो उसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसे डिफॉर्म कर सकते हैं, और इन द प्रोसेस वो टूटेगी नहीं, वो फ्रैक्चर नहीं होंगी। ऐसा मेटल्स में होता है। जैसे प्लास्टिक को हम स्ट्रेच करेंगे, कोई प्लास्टिक का मटेरियल होगा तो वो टूट जाएगा, उसे डिफॉर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, बट मेटल्स में ऐसा नहीं होता। मेटल्स में डक्टिलिटी होती है। उसका रीज़न क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है नॉन डायरेक्शनल मेटेलिक बॉन्ड्स। इसका क्या मतलब है, अनलाइक आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स which are rigid and require together uniformly by an all enveloping require
strict orientation metallic bonds are non-directional. The positive metal ions cations are held together uniformly by all enveloping cloud of negative electrons. अच्छा, तो सबसे पहला रीज़न जो है वो उनमें मेटलिक बॉन्ड्स होते हैं. मेटल्स में जो डक्टिलिटी होती है बिकॉज ऑफ मेटलिक बॉन्ड्स, उनमें पॉजिटिव मेटल्स आयन्स केटॉन्स वाले जो होते हैं वो उनको दे आर होल्डिंग टुगेदर यूनिफॉर्मली, ठीक है, बाय एन ऑल इन्वेलपिंग क्लाउड ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स. और जो हमारे कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो रिजिड होते हैं और उन्हें स्ट्रिक्ट ओरिएंटेशन चाहिए होती है, बट ऐसा मेटलिक बॉन्ड्स में नहीं होता, वो इतने रिजिड नहीं होते. दिस इज़ वाई इनमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, डक्टिलिटी आ जाती है हमारे मेटल्स के अंदर. उसके बाद एबिलिटी ऑफ एटॉमिक लेयर्स टू स्लाइड. एटॉमिक उनके जो लेयर्स बने हुए होते हैं उनको उनके पास ये सलाहियत होती है कि वो स्लाइड करें, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं. व्हेन अ टेंसिल स्ट्रेचिंग force is applied to a metal, the layers of positive metal atoms can slide past one another onto new positions. जो उनके एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, नई पोजीशन पे मूव हो जाते हैं. जब भी हम किसी मेटल को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उनके जो एटम्स होंगे वो नई जगह पे पहुंच जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. Because the mobile electron C continuously flows and adapts to the changing position of the ions, the cohesive bond is never broken during the shifting. ठीक है, क्योंकि उनके पास एक sea of electrons होता है जो कि मूव करते रहते हैं, मोबाइल होते हैं, फ्रीली फ्लोइंग होते हैं, तो उनके बीच में जो कोहेसिव बॉन्ड है वो कभी टूटता नहीं है. उसके बाद क्रिस्टल डिफेक्ट्स भी एक रीज़न है, डिसलोकेशंस, जिसकी वजह से उनके पास डक्टिलिटी होती है मेटल्स के पास. द प्रेजेंस ऑफ इजीली मूवेबल डिसलोकेशंस विद इन द क्रिस्टल लेटिस अलोज द मेटल टू डिफॉर्म स्मूथली अंडर द स्ट्रेस रेदर देन स्नैपिंग, गिविंग इट एक्सीलेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैपेबिलिटी. ठीक है, ये तो बहुत आसान था कि क्रिस्टल लेटिस जो होती है उनके पास, ये उनको अलाउ करती है, इजीली मूवेबल होती है चूँकि वो, तो उनको वो अलाउ करती है मेटल्स को कि वो डिफ़ॉर्म हो जाएं स्मूथली. पहले तो हमने स्ट्रेचिंग देखी ना, अब ये डिफ़ॉर्म भी हो जाते हैं. जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, हम उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो डिफ़ॉर्म भी हो जाते हैं. वो स्नैप नहीं होते, वो डिफ़ॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, स्नैप मतलब वो बीच से फ्रैक्चर हो जाना, टूट जाना, ऐसा नहीं होता. वो डिफ़ॉर्म हो जाते हैं, गिविंग इट एक्सीलेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मतलब ये मेरी बिल्कुल भी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें फोटोसिंथेटिक वाले क्वेश्चन में, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट जितना मुझसे बेहतर होगा. ठीक है, राइट द फोटोसिंथेसिस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस. एक सेकंड में जो ये इक्वेशन है इसको कंफर्म कर लूँ कि यही है या फिर इसमें कोई वेरिएशंस हैं. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है हमारे पास 6CO2 + 6H2O और उसमें लाइट ऐड होगी, और ये हमें रिज़ल्ट देगा C6H12O6 जो शुगर है, प्लस 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन O2. तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है इसकी इक्वेशन. इस सवाल में हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है और ये हमें उस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो इसकी इक्वेशन है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हमें ऐड करना है 6 एटम्स ऑफ H2O विच इज़ वाटर, और यहाँ पे हमने जो एरो बना हुआ है यहाँ पे हमें सनलाइट. ठीक है, यहाँ पे तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा
हमें मिलेगा ग्लूकोज, जो शुगर कहते हैं हम उसे, C6H12O6 और प्लस 6O2 जो ऑक्सीजन है हमारी, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इक्वेशन है हमारे फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस अकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन स्टेजेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है प्लांट सेल के, और उसके 2 मेन स्टेजेस हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस पहले हैं, दीज अकर इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स है, उनके अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी विच स्प्लिट्स इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स। जहाँ पे क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको स्प्लिट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, H2O में और ऑक्सीजन में, O2 में, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी हमें मिल जाते हैं। दी ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ बाय प्रोडक्ट। जहाँ पे जो ऑक्सीजन हमें बचती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। दिस इज़ वाई कहते हैं कि दिन के टाइम हमें पेड़ों के ऊपर नीचे, मतलब दरख्तों के नीचे बैठना चाहिए, ऑक्सीजन मिलती है। is a byproduct, while the captured energy is stored in the molecules ATP, adenosine triphosphate, and NADPH, ठीक है। तो उसका जो दूसरी स्टेज है जो केल्विन साइकिल कहते हैं उसे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस पहले होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, उसके बाद होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट में जो सोलर एनर्जी है उसको तोड़ा जाता है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में केल्विन साइकिल कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। ये वाला प्रोसेस जो है, द प्लांट कैप्चर्स कार्बन, सॉरी, द प्लांट कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम द एयर। अब जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं वो एयर से लाते हैं, एंड यूज़ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द ATP। जो हमने ATP में केमिकल एनर्जी स्टोर की थी उसको यूज़ करते हैं, और NADPH को भी यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट द कार्बन इनटू अ स्टेबल 3 कार्बन शुगर विच इज़ इवेंचुअली सिंथेसाइज्ड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो ये 2 स्टेजेस थी इनकी। पहले वाले जो हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, जिनमें सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है, और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होती है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। दूसरा वाला प्रोसेस जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, जो केल्विन साइकिल है। इसमें क्या होता है कि जो हमने ATP में एनर्जी स्टोर की थी उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, और एक 3 कार्बन शुगर को बनाया जाता है, उसमें कन्वर्ट किया जाता है, जो कि इवेंचुअली हमें हम एक स्टेबल ग्लूकोज को C6H12O6 को सिंथेसाइज करते हैं इवेंचुअली, ठीक है। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज इन विच ग्लूकोज इज स्टोर्ड and in which parts of a plant, in which form glucose is stored and in which parts of the plant। कि ग्लूकोज जो है ये कहाँ पे स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर, और ये कौन से फॉर्म में स्टोर होता है। स्टोरेज फॉर्म कौन सा है, द फॉर्म इन विच ग्लूकोज इज स्टोर्ड। Glucose produced during the photosynthesis is highly soluble in water and cannot be stored effectively as is without disrupting the cell's osmotic balance, ठीक है। जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो पानी में सोल्यूबल होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको इफ़ेक्टिवली स्टोर नहीं किया जा सकता विदाउट डिसरप्टिंग सेल्स ऑस्मोटिक बैलेंस। जो उसका सेल का एक ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको बिना डिसरप्ट किए उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। देयरफॉर प्लांट्स कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू एन इनसॉल्युबल कॉम्पैक्ट पॉलीसेकेराइड कॉल्ड स्टार्च,
और लॉन्ग टर्म यूज़, मतलब उसको पानी में स्टोर नहीं कर सकते और उससे सेल का अपना ऑस्मोटिक बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए जो प्लांट्स हैं ग्लूकोज को एक दूसरे फॉर्म ऑफ स्टोरेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि एक कॉम्पैक्ट इनसोल्यूबल पॉलीसेकेराइड है, उसका नाम है स्टार्च। अब स्टोरेज पार्ट्स कहाँ हैं, मतलब उसको स्टोर कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं थ्रू आउट द प्लांट, बट मेन जो हैं वो ये हैं रूट्स एंड ट्यूबर्स, जहाँ पे पोटैटोज़, कैरेट्स और कसावा हैं। सीड्स एंड ग्रेन्स, वहाँ पे भी स्टार्च को स्टोर किया जाता है, जैसे कॉर्न, वीट, राइस, बीन्स, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। उसके बाद स्टेम्स एंड फ्रूट्स, उसमें भी स्टार्च को स्टोर किया जाता है। स्पेशल स्टोरेज सेल्स कॉल्ड एमियोप्लास्ट हाउस द स्टार्च विद इन दीज टिश्यूज़। उसके बाद वाई द प्लांट्स अपीयर ग्रीन टू अस, इसका भी सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओजोन लेयर का है, ठीक है। थक गया। प्लांट्स जो हैं वो हमें ग्रीन क्यों नज़र आते हैं? वन वर्ड इसका आंसर देंगे तो क्लोरोफिल की वजह से, बट हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखना भी है, तो वन वर्ड नहीं दे सकते। प्लांट्स ग्रीन क्यों हैं, तो इसका कलर भी ग्रीन रखेंगे हम। प्लांट्स लुक ग्रीन ऑफ अ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल होता है उसका नाम है क्लोरोफिल। लोकेटेड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होता है क्लोरोफिल। व्हेन वाइट सनलाइट विच कंटेन्स ऑल विजिबल वेवलेंथ, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं वो सारी की सारी वाइट सनलाइट के अंदर मौजूद होती हैं, वो जब ही लीफ के ऊपर पड़ती है तो क्लोरोफिल जो है वो पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट वेव्स को, जिसमें ब्लू और वायलेट आ जाती हैं। रे एंड रेड रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम क्वाइट इफ़ेक्टिवली टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस। जो इम्पोर्टेंट वेवलेंथ बताई मैंने आपको, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब हाउएवर क्लोरोफिल डज नॉट एब्जॉर्ब लाइट इन द ग्रीन रीजन, जो ग्रीन होती है उसको ये स्टोर नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ग्रीन रीजन वाली जो लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं होती इफेक्टिवली। इंस्टेड ग्रीन लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द लीफ सरफेस और ट्रांसमिटेड थ्रू इट। व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड एनर्जी light enters our eyes, our brain perceives the plant as being green. बाकी सारे के सारे वेवलेंथ, बाकी सारे के सारे कलर्स वो प्लांट का सरफेस जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है इफ़ेक्टिवली, बट वो ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो वो जो रिफ्लेक्ट हो जाती है ग्रीन वाला वेवलेंथ, वो अगर हमारी आँखों पे पड़ती है तो हमें ये नज़र आता है कि जो प्लांट है वो ग्रीन है। This is why the plants appear green to us. अब उसके बाद ओजोन का क्वेश्चन है। सबसे पहला है ओजोन लेयर बनता कैसे है, हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड। द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं उसमें स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर है। मतलब सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है, सारे के सारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये 15 से 35 किलोमीटर्स अबव है अर्थ के एंड इज़ फॉर्म्ड वाया अ कंटिन्यूस नेचुरल साइक्लिकल प्रोसेस नोन एज द चैपमैन मैकेनिज़्म, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट UV
UVC radiation from the sun hits a standard oxygen molecule O2. इस लेयर में एक स्टैंडर्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2 का, उस पर ये UV रेज पड़ती हैं, UVC रेज जो हाई एनर्जी होती हैं, ठीक है, और ये इसके साथ रिएक्ट करती हैं. द इंटेंस रेडिएशन ब्रेक्स द मॉलिक्यूलर बॉन्ड. जो O2 के अंदर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, इसको ये रेडिएशन तोड़ देती है और इसको दो इंडिविजुअल splitting it in two individual highly reactive oxygen atoms O plus O, ठीक है. Each of these free single oxygen atom rapidly collides and bonds with an intact oxygen molecule nearby forming O3. ठीक है, ये जो हैं ये टूट जाते हैं और इमीडिएटली दूसरे जो स्टेबल O2 वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये ओजोन बन जाता है. ओजोन का फार्मूला है O3. तो ये इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे. O2 प्लस UV लाइट इज इक्वल टू O प्लस O, फिर O प्लस O2 मिलके O3 बनाते हैं. ये उसका दूसरा प्रोसेस है. ये 1 है और ये 2 है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओजोन लेयर रीजनरेट होता है, अगर हाँ तो एक्सप्लेन करें उसे. येस, द ओजोन लेयर नेचुरली एंड कंटिन्यूसली रीजनरेट. जो ओजोन लेयर जो है ये रीजनरेट होता रहता है कंटिन्यूसली और नेचुरली, ठीक है. अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है. अंडर नॉर्मल कंडीशन ओजोन क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये मतलब उसका डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन जो है ये एक इक्विलिब्रियम में चलती रहती है. जस्ट एज सोलर UV लाइट स्प्लिट्स नियर ऑक्सीजन टू क्रिएट ओजोन, UV रेडिएशन स्पेसिफिकली UVB ऑल्सो स्ट्राइक्स ओजोन 3. ओजोन मतलब ओजोन जब बनता है O3 तो वो UVC से बनता है, बट UVB जो है वो उसको तोड़ती रहती है, breaking it back down into an oxygen molecule and a free oxygen atom, ठीक है, O2 प्लस O. तो मतलब ये टूटता भी है, बनता भी है, मतलब ये कंटिन्यूसली रीजनरेट होता रहता है. These parts quickly recombine to form ozone again, establishing a self-sustaining cycle. ये self-sustaining cycle है जो इक्विलिब्रियम से चलती रहती है. ग्लोबल रिकवरी नोट जो हैं इसको भी देख लेते हैं. Man-made chemical pollutants like chlorofluorocarbons disrupted this balance by introducing chlorine atoms. क्लोरीन एटम्स जब एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस हुए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं पॉल्यूटेंट्स हैं केमिकल, ये जब इंट्रोड्यूस हुए स्ट्रेटोस्फेयर में तो इन्होंने बैलेंस को डिसरप्ट कर दिया और इन्होंने ओजोन को फर्दर डिस्ट्रॉय कर दिया एक रैपिड पेस पे, जहाँ पे वो रीजनरेट करना उसे मतलब उसमें दुश्वारी हो रही थी इस केमिकल इक्विलिब्रियम को. सिंस ग्लोबल रेगुलेटरी इंटरवेंशंस लाइक Montreal Protocol banned these substances, the ozone layer has been steadily regenerating and recovering over time. Montreal Protocol के बाद जो ओजोन लेयर है वो स्टेडीली रिकवर कर रहा है. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फाइनली, व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो ओजोन लेयर जब डिप्लीट होता है, टूटता है, तो उसके इंसान की हेल्थ पे क्या असरात पड़ते हैं. देखें, ओजोन लेयर जो है ये हमें UV लाइट से बचाता है. सोलर लाइट जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए. उनसे बचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वरना बहुत बड़ी बीमारियां बनती हैं. ठीक है, व्हेन ओजोन लेयर डिप्लीट्स इट लूजेस इट्स एबिलिटी टू फिल्टर आउट dangerous UVB ultraviolet B rays allowing it to reach earth surface. on human health this causes क्या क्या होता है, स्किन कैंसर होता है हमारा, increase the risk of developing fatal and non-fatal skin cancers including malignant melanoma,
बेसल सेल्स कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये सारी की सारी स्किन कैंसर की बीमारियां हैं, टाइप्स हैं। स्किन कैंसर के अलावा आई डैमेज होता है, एक्सेलरेटेड फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट्स, क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड कंडीशंस लाइक फोटोकेराटाइटिस। उसके बाद इम्यून सिस्टम सप्रेशन ये भी होता है। ओवर एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन सप्रेसेस द स्किन्स इम्यून रिस्पॉन्स, reducing the body's capability to fight off infectious diseases, viruses and skin infections। ठीक है। लास्टली प्रीमेच्योर एजिंग, जो हम उम्र से पहले ही बड़े होते जा रहे हैं, उसका रीज़न यूवी रेज भी हैं, यूवीबी। प्रीमेच्योर एजिंग एक्सेलरेटेड ब्रेकडाउन ऑफ कोलाजन इन द स्किन causing deep wrinkling, leathery textures and edge spots, solar एलास्टोसिस। तो ये सारी की सारी बीमारियां हैं जो हम में होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से। ठीक है, तो एबिलिटी वाले पोर्शन पे मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा रिवीजन के लिहाज से। एबिलिटी नहीं, जनरल साइंस वाला पार्ट, उसके लिहाज से 1-2 वीडियोस और आएंगी जिसमें मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को और कवर करूंगा। इसमें कुछ पूरे नहीं हुए। और अगर आपको इनमें कोई क्वेरीज़ हैं तो यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। CC 2025 के लिए मैंने और भी सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, तो यू कैन विजिट देम एज वेल। उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। I will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.